हम देखने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन से बेसिस पे मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया हुआ है। नंबर 1, इसमें एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, है ना, ताकि हम लार्ज कैप कंपनियों को कवर कर पाए। नंबर 2, इसमें एक है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, है ना, ताकि हम स्मॉल कैप कंपनियों को कवर कर पाए। नंबर 3, इसमें एक फॉरेन इक्विटी का भी फंड है, ताकि जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाए हमारे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। एंड नंबर 4, मैं आपको एक ELSS म्यूचुअल फंड भी बताने वाला हूं। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ELSS को हम कवर करेंगे। नंबर 5, हम एक इंडेक्स फंड भी कवर करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द लार्ज कैप फंड दे प्रेफर इंडेक्स फंड। सो उनके लिए भी मैं एक इंडेक्स फंड बताने वाला हूं। अब इन फंड्स को मैंने कौन कौन से बेस पे सिलेक्ट किया हुआ है मैं वो भी बता देता हूं। नंबर 1, ये बेंचमार्क को बीट करने चाहिए, ये अपने कैटेगरी को भी बीट करने चाहिए, है ना। तो कैटेगरी एवरेज भी इनका बहुत अच्छा होगा। इनका रोलिंग रिटर्न जो है, ये हम आगे समझेंगे कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। रोलिंग रिटर्न भी बहुत ही नीट एंड क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज इन्होंने यहां पे रिटर्न दिया, कुछ दिन रिटर्न ही नहीं दिया और फिर इतना रिटर्न दे दिया तो एवरेज अच्छा दिखने लगा। इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ फंड्स हमें कैसा फंड चाहिए जो ऐसे लगातार ऊपर बढ़ रहा हो। सो नंबर 1 जो फंड है हमारा लार्ज कैप एंड मिड कैप सेगमेंट में आता है, वो है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73%, यानी कि 1% से कम है। अब अगर आप एक्सपेंस रेशियो समझना चाहते हो तो आपको यहां पे वीडियो के कॉर्नर में एक लिंक मिल जाएगा, आप बाद में इसको फॉर श्योर देख सकते हो। और आपको डायरेक्ट फंड ही लेना है, रेगुलर वाला नहीं लेना है। सो अगर आप रेगुलर एंड डायरेक्ट के बीच का डिफरेंस समझना चाहते हो तो भी आपको यहां पे वीडियो के कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका लॉन्ग टर्म का एक बार हम रिटर्न देखते हैं कि कैसा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का इसका रिटर्न देखोगे लास्ट 2013 से, यानी कि लगभग 9 साल हो चुके हैं, और ये फंड जो है लगभग 22% से रिटर्न दे रहा है। वहीं कैटेगरी का एवरेज अगर आप देखोगे तो 16% का है, तो ये कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। वहीं अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखोगे तो 12% का है, और उससे भी ये ऊपर ही है। अब जरा अंडरलाइन एसेट देख लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने 20% के करीब बैंक्स में रखे हैं, यानी कि पावरफुल बैंक्स जो इंडिया के हैं उनके पास। आईटी स्टॉक्स में इसने लगभग 10% रखे हुए हैं। वहीं फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो इसने 10% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसके बाद है एनबीएफसी जिसमें लगभग 7% के करीब इन्वेस्टमेंट है। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग में लगभग 5% है, और इसमें रिलायंस का एक्चुअली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विच इज ओके। सीमेंट सेक्टर में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट देख करके भी आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार ये अच्छी कंपनी में तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टेड रह सकता हूं। तो सबसे पहले हमने रिटर्न भी देख लिया, हमने उसके बाद अंडरलाइन एसेट्स भी देख लिए, कंपनियां। अब इसको जरा रोलिंग रिटर्न के मामले में देखते हैं। रोलिंग रिटर्न का मतलब क्या है? देखो जैसे यहां पे एक है, जैसे भी बैट्समैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मान लो एक बैट्समैन है, उसने एक इनिंग में 0 बनाया, दूसरे में 100 बनाया। तो अब इसका अगर एवरेज निकालेंगे 2 इनिंग का तो टोटल 100 रन बनाए और 2 इनिंग का हो जाएगा 50 रन का एवरेज, ओके। वहीं दूसरा बैट्समैन है जिसने पहली इनिंग में 40 बनाया और दूसरी इनिंग में 60 बनाया, ओके, ठीक है। अब इसका एवरेज अगर आप निकालोगे, दोनों इनिंग को ऐड करोगे तो 100 होता है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 50 होता है। अब दोनों का एवरेज देखने में 50-50 लग रहा है, बट कौन ज्यादा स्टेबल बैट्समैन है? अब ये 2 इनिंग की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे आप 50 इनिंग ड्रॉ कर दो और फिर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ये वाला। तो ये रोलिंग रिटर्न में हमें मालूम पड़ता है। ऐसा ना हो कि कोई म्यूचुअल फंड ऐसे बहुत दिनों तक शांत बैठा था, उसका अचानक से भाग गया, तो फिर हमें अरे एवरेज रिटर्न बहुत सही लगा, अरे बहुत सही है, बहुत सही, बहुत सही। हमें क्या चाहिए? ऐसा म्यूचुअल फंड जो धीरे धीरे बढ़ता ही रहे। तो वो रोलिंग रिटर्न में समझ में आता है। रोलिंग रिटर्न का मतलब 3-3 साल के बीच का गैप, 3 साल का देखा, फिर 3 साल का देखा, फिर 3 साल का देखा, फिर 3 साल का देखा। तो हर 3 साल पे हम देखेंगे कि भाई साहब इसका रिटर्न कैसा रहा है, ताकि हम किसी भी टाइम पे अगर इन्वेस्ट करें और 3 साल तक इन्वेस्टेड रहें तो क्या रिटर्न हमारी बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं तो उससे आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो ये आप देख सकते हो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है और इसको मैं बेंचमार्क से कंपेयर कर रहा हूं। मैं इसको 3 साल के हिसाब से रोलिंग रिटर्न देखने वाला हूं। मान लो अगर आपने इसमें 2013 में इन्वेस्ट किया होता तो 2016 तक, अप्रैल 2016 तक आपके पास कितना रिटर्न होता? तो वो आपको यहां पे दिख रहा है कि 20% से ज्यादा ही होता। तो ये 3-3 साल के हिसाब से आप देख रहे हो कि ये कैसे बेंचमार्क से, ब्लू लाइन जो है ये बेंचमार्क की लाइन है, ऑरेंज लाइन जो है ये इस पर्टिकुलर फंड की लाइन है। तो आप देख रहे हो बेंचमार्क से ऑलवेज ये ऊपर ही रहा है, यानी कि रोलिंग रिटर्न के मामले में भी ये स्टॉक बहुत ही
स्टेबल रहा है। और ये हम कब से देख रहे हैं, 2013 से देख रहे हैं, 2013 से 2016 तक का, फिर उसका 14 से 17 तक का, फिर 15 से 18 तक का, 16 से 19 तक का, 17 से 20 तक का, 18 से 21 तक का। तो आप कभी भी आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता ना, 3 साल में आपका अच्छा खासा रिटर्न जरूर बन जाता। अब इसको जरा मैं आपको परसेंटेज वाइज भी दिखा देता हूं। तो आपने इसमें कभी भी अगर इन्वेस्ट किया होता, सबसे पहले निफ्टी 50 लार्ज मिड कैप जो 250 स्टॉक्स है उनका अगर आप रिटर्न देखोगे ग्रेटर देन 20%, वो सिर्फ 17% टाइम होता, और ये 56% टाइम ग्रेटर देन 20% का रिटर्न दिया है 3 साल के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से। तो कंसिस्टेंसी देखो, और वहीं 15% के ऊपर 23% टाइम रिटर्न दिया। तो अगर आप दोनों जोड़ दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो लगभग 80% मिलेगा, यानी कि 80% टाइम ये म्यूचुअल फंड 15% के ऊपर ही रिटर्न रेट मेंटेन करता है 3 साल के पीरियड में। तो अगर आप 3 साल इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको 15% की कंपाउंडिंग मिलने का चांस है, गारंटी नहीं, चांस है। ये डेटा ऐसा कह रहा है रोलिंग रिटर्न के हिसाब से। जरा कैटेगरी एवरेज के हिसाब से देखते हैं कि चलो भैया बेंचमार्क को इसने बीट किया, लेकिन इसी कैटेगरी में जो और भी म्यूचुअल फंड है उनके कंपैरिजन में इसने कैसा परफॉर्म किया। तो आप यहां पे देख सकते हो, हम इसी फंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। 2013 से सेम वही 3-3 साल के पीरियड में हम देख रहे हैं। मैं मान के चलो आप लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टेड रहोगे, 3 से 5 साल तक तो आराम से आप इन्वेस्ट रहोगे, है ना, मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी में। तो आप देख रहे हो ब्लू लाइन मतलब कैटेगरी एवरेज है ना, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एवरेज है। तो ये नीचे ही लाइन रही है, जबकि ऑरेंज लाइन ऑलवेज ऊपर रही है, ऑलवेज ऊपर रही है। तो यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारा ये जो म्यूचुअल फंड है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बेंचमार्क को बीट कर रहा है, विच इज गुड, एंड कैटेगरी को बीट कर रहा है, विच इज गुड। रोलिंग रिटर्न भी कंसिस्टेंट है। तो ये तीनों के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है। तो आप इसमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर आपको सही लगे, उचित लगे, बेहतर लगे, तो आप इसमें अपनी एसआईपी को जरूर शुरू कर सकते हो। सो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड अपना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। ये भी डायरेक्ट वाला ही प्लान आपको लेना है। एक्सपेंस रेशियो 0.46% है, विच इज गुड। इसका जो ऑल टाइम रिटर्न निकल के आ रहा है वो लगभग 23+% निकल के आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये हमेशा कैटेगरी और हमेशा बेंचमार्क के ऊपर ही ये फंड हमें दिखाई दे रहा है। कैटेगरी एवरेज लगभग 18% का है, विच उससे तो ये बेहतर ही परफॉर्म कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो केमिकल सेगमेंट में ये लगभग 12% इन्वेस्टेड है। ये कुछ केमिकल कंपनियां हैं। देन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में 10% इन्वेस्टेड है। हॉस्पिटल में लगभग 8% ये इन्वेस्टेड है। अब इसका जरा रोलिंग रिटर्न देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले मैं कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो कैटेगरी के ऑलमोस्ट पहले शुरू में तो 2014 के आसपास ये पास में ही चल रहा था। 3 साल के रिटर्न के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं, 3 इयर्स के गैप में, कि अगर आपने 3-3 साल के लिए 2014 में इन्वेस्ट किया होता तो कैटेगरी के आसपास ही मिलता। 2015 में इन्वेस्ट किया होता तो भी कैटेगरी के आसपास ही था। उसके बाद 2015 के बाद से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म शुरू कर दिया है और आप देख रहे हो फिर ये कैटेगरी के ऊपर ही रहा है। वहीं रिटर्न के मामले में अगर हम देखें तो इसका कंसिस्टेंसी किस तरह की रही है तो हमें समझ में आ जाएगा। ग्रेटर देन 20% इसने 31% टाइम मेंटेन किया है। वहीं कैटेगरी जो है वो लगभग 24%, तो कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर है ये। 15 से 20% इसने लगभग 22% सिनेरियो में मेंटेन किया है, जबकि कैटेगरी ने लगभग 15% टाइम मेंटेन किया हुआ है। तो टोटल अगर आप देखोगे इन दोनों को ऐड करके तो लगभग 54% टाइम ये म्यूचुअल फंड आपको 15% से ऊपर जरूर रिटर्न देगा। अब इसी को जरा बेंचमार्क से भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो शुरू में जैसा हमें दिख रहा है कि शुरू में ये बेंचमार्क के एकदम क्लोज पे ही था, यहां तक 2015 तक। तो उसके बाद इसने बेंचमार्क को ऑलवेज के लिए फिर बीट ही कर दिया। अब जरा थर्ड म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये बहुत ही फेमस हो चुका है, आपको हो सकता है इसका नाम भी पता हो। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79%, विच इज गुड। फ्लेक्सी कैप फंड में ये आता है। देख सकते हो इसका ऑल टाइम रिटर्न लगभग 19% का है। कैटेगरी एवरेज 12% का है, तो कैटेगरी एवरेज से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। वहीं बेंचमार्क से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जरा इसका अंडरलाइन एसेट देख लेते हैं क्योंकि ये अपना जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला म्यूचुअल फंड है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग इसने फॉरेन इक्विटी में 25% के करीब फंड डाले हुए हैं। उसमें से जो मेन कंपनियां हैं यहाँ पे दिख रही है अल्फाबेट, यानी कि अपनी फेवरेट
गूगल सब लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक एंड सुजुकी मोटर्स। यहां पे इसने लगभग 25% फंड डाले हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में पैसे डाले हैं सारे के सारे। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सीडीएसएल, एचडीएफसी। सो ये फंड्स हैं जहां पे इसने पैसे डाले हुए। मेन हम इसको फॉरेन इक्विटी के लिए प्लस इंडियन इक्विटी में तो इसने अच्छे स्टॉक्स में डाले हैं, प्लस हमने रिटर्न भी देख लिया। जरा इसका रोलिंग रिटर्न देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये कोरोना के बाद से इसने अच्छा रिटर्न देना शुरू किया हुआ है। सबसे पहले इसको कैटेगरी से कंपेयर करते हैं कि जितने भी फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी है उसमें ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो ब्लू लाइन का मतलब है कैटेगरी और ऑरेंज लाइन का मतलब है ये पर्टिकुलर फंड। तो ये पर्टिकुलर फंड देख रहे हो कैटेगरी के ऊपर ही रहा है 3-3 साल के गैप पे। यहां पे मैंने 3-3 साल का गैप रखा है। 2013 से 2016 के बीच में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो यस कैटेगरी के ऊपर ही मिलता। 2014 से 2017 कैटेगरी के ऊपर ही मिलता। 2015 से 2018 कैटेगरी के ऊपर है। तो आप हमेशा कैटेगरी के ऊपर ही बने रहते, विच इज वेरी गुड थिंग। जरा बेंचमार्क के हिसाब से भी देख तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये ऑलवेज उसके ऊपर ही मेंटेन्ड है। एक बार 2016 के आसपास ये एकदम उसके बराबर आ गया था, नीचे तो नहीं आया था, बट उसके ऊपर हमेशा मेंटेन्ड है। जरा रोलिंग रिटर्न के हिसाब से इसमें रिटर्न अगर हम देखेंगे ग्रेटर देन 20% मिलने के जो जिसने भी इस बीच में कभी भी इन्वेस्ट किया है कभी भी, तो 3 साल के गैप में ग्रेटर देन 20% उसका 30% चांस है कि उसको 20% के ऊपर ही रिटर्न मिला होगा। वहीं 15% के ऊपर 20% चांस है। तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे 50% चांस है कि बंदों को 15% के ऊपर ही रिटर्न मिला होगा। वहीं अगर आप 12% को भी इंक्लूड कर लोगे तो 36 यानी 50 प्लस 36 इक्वल टू 86% पूरा चांस है कि आपको 12% से ज्यादा ही रिटर्न मिला होगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जिसने भी कभी भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। 86% चांस है। वहीं अगर आप बेंचमार्क को देखोगे तो 20% के ऊपर तो बहुत ही कम चांस है, सिर्फ 5% तो ये रेयर हो गया। 15 से 20 यस 24 और 12 से 15 तो अगर आप देखो दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग 58% चांस है कि आपको 12% के ऊपर मिला होगा बेंचमार्क के हिसाब से। तो बेंचमार्क को इसने क्लियरली बीट किया हुआ है। सो मैंने आपको एक लार्ज एंड मिड कैप फंड बता दिया, मैंने आपको एक स्मॉल कैप फंड बता दिया, मैंने आपको एक फॉरेन इक्विटी का फंड बता दिया। अब मैं आपको एक ईएलएसएस का भी फंड बता देता हूं और आई होप आपको रोलिंग रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो फंड है हमारा आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज ईएलएसएस फंड है। ईएलएसएस का आई थिंक आपको फंडा पता होगा कि 3 साल का इसमें लॉक इन भी होता है, तभी आपको टैक्स का एडवांटेज मिलता है। तो आप इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न देख सकते हो कि यस इसने बेंचमार्क को क्लियरली बीट किया हुआ है, कैटेगरी को भी इसने बीट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शुरू में यस ये बेंचमार्क के बराबर ही चल रहा था, उसके बाद इसने बीट कर दिया बेंचमार्क को और फिर ये बेंचमार्क के ऊपर ही रह रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक्स में ये 20% इन्वेस्ट करता है। उसके बाद कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में लगभग 11% है, फार्मास्यूटिकल में 7% है, देन उसके बाद पैसेंजर और बाकी सारी चीजों में लगभग 7% है। तो ये फंड अगर आप देखोगे तो जो हमने फर्स्ट फंड देखा था मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, उससे मिलता जुलता फंड है। इसमें जो एसेट डिप्लॉयमेंट है बिल्कुल उस तरीके से है, बस यही है कि ये एक ईएलएसएस फंड है तो आपको थोड़ा बहुत टैक्स एडवांटेज मिल जाता है और 17% का इसमें रिटर्न है। जरा इसका रोलिंग रिटर्न भी देख लेते हैं एक बार। 20% का रिटर्न इसने 26% से ज्यादा टाइम मेंटेन किया है, 15% से ज्यादा का रिटर्न इसने 31% टाइम से ज्यादा मेंटेन किया। तो अगर आप टोटल दोनों को जोड़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 57% चांस है कि आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 15% से ज्यादा ही रिटर्न मिले। 12% को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो 57 प्लस यहाँ पे 16 अगर हम ऐड कर दें तो आ जाता है लगभग 73%। तो 73% चांस है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको 12% से ज्यादा का ही रिटर्न मिलेगा। सो नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स फंड है फिफ्थ, वो है नवी 50 इंडेक्स फंड। तो अगर आप देखोगे इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.06%। तो आप आराम से अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखो सब डायरेक्ट ही लेना, रेगुलर बिल्कुल भी मत लेना। अब इसमें कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क देख करके कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं, क्योंकि ये निफ्टी 50 के बराबर ही रिटर्न देगा। याद रख लो म्यूचुअल फंड में आपको बेस्ट ढूंढना नहीं होता, आपको सिर्फ ऐसा फंड ढूंढना होता है जो बेंचमार्क को बीट कर दे, है ना, कैटेगरी को बीट कर दे, है ना, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो और रोलिंग रिटर्न वाइज स्टेबल फंड होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। इतना भी आपने कर लिया ना, समझ लो आपने बढ़िया म्यूचुअल फंड फाइंड कर लिया। और इसके बावजूद भी अगर आप म्यूचुअल फंड को बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने इस पे एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, आप उस सीरीज को देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।